हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय पाठकों, श्रोताओं, पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज हम दिल्ली मेरा प्रदेश डायरी विधा पर आधारित यह अंश है जिसके लेखक रघुवीर सहाय हैं। इस पाठ का स्वपाठ वाचन करेंगे। इसके पहले हम लेखक के जीवन पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। तत्पश्चात हम स्ववाचन करेंगे। दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय की डायरी पुस्तक है जो धर्मयुग में 1960 ईस्वी से 1963 तक दिल्ली की डायरी नामक स्तंभ के रूप में प्रकाशित हुई थी। तब रघुवीर सहाय सुंदर लाल के नाम से यह स्तंभ लिखा करते थे जो काफ़ी चर्चित रहा। इसके जरिए रघुवीर सहाय की कोशिश यह थी कि इसमें दिल्ली के जीवन पर टिप्पणियाँ हों और ऐसी हों कि उनका दिल्ली के बाहर भी कोई अर्थ हो सके। ये 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि नेहरू के राजनीतिक जीवन के वे अंतिम वर्ष थे। 1964 में उनके देहांत के पहले राष्ट्रीय जीवन का चरित्र एक संकट से गुजर रहा था। जिन मान्यताओं के लिए नेहरू कहते और करते थे वे उनके बाद भी बची रहेगी या नहीं, यह प्रश्न एक सांस्कृतिक प्रश्न बन गया था। दिल्ली की डायरी में नेहरू के जीवन के अंतिम 4 वर्षों में ही दिल्ली की डायरी में नेहरू के जीवन के अंतिम 4 वर्षों में से 3 की स्पष्ट झलक मिलती है। इस पुस्तक का नाम दिल्ली मेरा प्रदेश क्यों है? इसके बारे में खुद रघुवीर सहाय लिखते हैं कि दिल्ली मेरा देश नहीं है और दिल्ली किसी का देश नहीं हो सकता। उसकी अपनी संस्कृति नहीं है। यहाँ के निवासियों के सामाजिक आचरण को कभी इतना स्थिर होने का अवसर मिल भी नहीं सकता कि वह संस्कृति का रूप ग्रहण करे। अधिक से अधिक वह सभ्यता का बल्कि उसके अनुकरणों का एक केंद्र हो सकती है। सो वह है, मैं 1951 की गर्मियों में दिल्ली आया था। तब से इस शहर के कुछ हिस्से मेरी निगाह में उतने ही खूबसूरत हैं। जिंदगी में जो 2 काम किए हैं, अखबार वीसी और कविता, मैंने जो कार्य किए हैं उन दोनों की सबसे अच्छी स्मृतियां भी यहीं की हैं। दिल्ली की डायरी में नेहरू जी के जीवन के अंतिम 4 वर्षों में से 3 की झलक स्पष्ट मिलती है। इस पुस्तक का नाम दिल्ली मेरा प्रदेश क्यों है? इसके बारे में खुद रघुवीर सहाय लिखते हैं कि दिल्ली मेरा देश नहीं है और दिल्ली किसी का देश हो भी नहीं सकता। उसकी अपनी संस्कृति नहीं है। यहाँ के निवासियों के सामाजिक आचरण को कभी इतना स्थिर होने का अवसर भी नहीं मिल सकता कि वह एक संस्कृति का रूप ग्रहण करे। अधिक से अधिक वह सभ्यता का बल्कि उसके अनुकरणों का एक केंद्र हो सकती है। सो वह है, मैं 1951 की गर्मियों में दिल्ली आया। तब से इस शहर में कुछ हिस्से मेरी निगाह में उतने खूबसूरत हैं। जिंदगी में जो 2 काम किए हैं मैंने, अखबारन वीसी और कविता। अखबार नवीसी और कविता, इन दोनों की सबसे अच्छी स्मृतियां भी यहीं की हैं। रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर, पहले हम उनकी थोड़ा परिचय रघुवीर सहाय के जीवन पर डाल देते हैं, उसके बाद हम वाचन कार्य शुरू करेंगे। रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में हुआ था। 1955 में उन्होंने विमलेश्वरी सहाय, जो उनकी पत्नी थी, उनसे विवाह हुआ था उनका। रघुवीर सहाय ने 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और साहित्य सृजन 1946 में प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने पर भी उन्होंने अपना रचना संसार हिंदी भाषा में रचा। नवभारत टाइम्स के सहायक संपादक तथा दिनमान साप्ताहिक के संपादक रहे हैं। इसके पश्चात स्वतंत्र लेखन में रत रहे। इन्होंने प्रचुर गद्य और काव्य लिखे। रघुवीर सहाय दूसरे शतक के कवियों में हैं। इन्होंने
1982 से लेकर के 1990 तक स्वतंत्र लेखन किया और 1990 या 3 दिसंबर 1990 को परलोक सिधार गए। तो लेखक के शब्दों में हम वाचन करेंगे जो डायरी का एक अंश है, अब जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे। लेखक का कहना है कि राजेंद्र यादव की शिकायत थी कि मैं हंस के लिए कुछ लिख नहीं रहा हूँ, इसलिए उनके कहने पर उनके लिए विषय पर लिखने की कोशिश करने बैठा। तो मालूम हुआ कि कायदे से यह विषय एक किताब का बल्कि आत्मकथा का विषय है। संपादक ने कहा था कि लिखिए, दिल्ली ने आपको क्या दिया। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए करके वात्स्यायन जी के कहने पर प्रतीक जो पत्र था, मैं सहायक संपादक होकर दिल्ली आया था। लखनऊ मेरा वतन है और 3 पीढ़ियों से हम वहीं रहते हैं। उन्नाव में हमारी जमींदारी थी और 3 पीढ़ियों में अध्यापन, संस्कृत, आर्य समाज, हिंदी और अंग्रेजी साहित्य से लगाव ने मिलकर मुझे एक नागरिक सभ्यता के लिए तैयार कर दिया था। इसलिए जब मैं दिल्ली आया तो मुझे दिल्ली की चकाचौंध से कोई आतंक नहीं मालूम हुआ। वास्तव में 47 और 51 के बीच अर्थात आज़ादी के 3 साल के अंदर मेरे जैसे रचनात्मक भाषा की खोजी और कर्मी लोगों की सामाजिक संवेदना के कई आयाम मालूम हो चुके थे, जो गंवई गांवों से आने वाले साहित्यकारों को बहुत बाद में और वह भी छायावाद का कुहासा छटने पर दिखाई दिए। आधुनिक संवेदना की देहाती समझ का लखनऊ से दिल्ली आने पर एक विचित्र और हास्यास्पद रूप भी दिखाई दिया। शायद उर्दू का बदौलत लखनऊ का प्रगतिशील साहित्य आंदोलन अधिक साफ सुथरा और पैना था और उसमें नागर तत्वों का प्रवेश गहराई से हो चुका था। मैं इसी परिवेश में प्रशिक्षित हुआ। परिणामतः दिल्ली में प्रगतिशील लेखक संघ की एक बैठक में हनुमान जी पर जब लेख पढ़ा गया और उसमें लाल लंगोटी लाल झंडी की तुलना धड़ल्ले से की गई, मैं चौंका कि कहाँ आ गया। बहस की कोई गुंजाइश ही न थी। यह दिल्ली मेरा पहला मोहभंग था। कहाँ लखनऊ में प्रोफेसर हलीम, एहतेशाम हुसैन, आले अहमद शरूर, आदित्य मिश्र, गोकुल चंद्र रस्तोगी, रजियापा, बन्ने भाई, यशपाल, अमृतलाल नागर, कृष्ण नारायण कक्कड़ के काफी हाउस की पैनी बहसें, और कहाँ चांदनी चौक में हनुमान जी का मार्क्सवाद का बेहुदा विश्लेषण। लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के साथ समालोचना के प्रश्नों पर नई पीढ़ी के मतभेद बढ़कर यशपाल, अमृतलाल नागर, कृष्ण नारायण कक्कड़ और नरेश मेहता के साथ लखनऊ लेखक संघ नामक एक नई संस्था को जन्म दे चुके थे। इसे कृष्ण नारायण कक्कड़ लखनऊ में चला रहे थे। मेरे पास दिल्ली में मिलजुल कर साहित्य चर्चा करने का साधन नहीं रह गया था। जब मैंने राजधानी में नेहरू के अंतिम वर्षों में मनुष्य की परिस्थिति का हवाला पुस्तकाकार प्रशिक्षित किया जब मैंने राजधानी में नेहरू के अंतिम वर्षों में मनुष्य की परिस्थिति का हवाला पुस्तकाकार प्रकाशित किया तो उनका नाम रखा दिल्ली मेरा परदेश। दिल्ली को परदेश मानने की शुरुआत दिल्ली के समकालीन पछाही साहित्य समाज के एक अजब तरह के वैचारिक ठसपने को देखकर हुई और यह देखकर बढ़ती गई कि शहर की अपनी कोई जड़ें नहीं है। कहीं न कहीं संवाद की कमी दिल्ली के समाजों के अंदर भी बार बार उभर कर आती है। इसके साथ ही ये अनुभव भी जोड़ लें कि दिल्ली शहर का भूगोल सामुदायिक जीवन के अनुकूल नहीं है, खानों में बटे हुए जीवन को ही सहारा देता है। और फिर उसके साथ ये सुविधा भी जोड़ लें कि दिल्ली के इलाके अपने आप में आत्मनिर्भर हैं, जिसके पीछे नगर विकास की योजना का हाथ कम और सन 1947 के विभाजन के बाद बड़े पैमाने पर समाज के मन में अपने पुनर्निवास की आकांक्षा अधिक है।
कुल मिलाकर सन 1951 में दिल्ली आने के वक्त बहुत लंबे समय तक मोहल्ले में, समाजों में और व्यक्तियों में परस इस पर अवलंबन का न होना दिल्ली का को लगातार प्रदेश बनाता रहा। निसंदेह भारत भर में रोजगार की तलाश में आए हुए शिल्पियों, बुद्धिजीवियों और राजनीतिज्ञों की मौजूदगी और आवाजाही ने दिल्ली को एक रंगमंच बना दिया था। इस पर हर अभिनेता अपनी ही भाषा में लिखी अपनी भूमिका प्रस्तुत कर रहा था। इस सबसे बीच में मेरे अपने जीवन के लगभग उतने ही वर्ष यहीं बीते जितने देश की आज़ादी को बीते हैं। एक अनुभव को जो दिल्ली में रोजमर्रा संघर्षों के बावजूद इतने सारे वर्ष बार बार होता रहा है, वह यहाँ प्रकृति से अपनाने का है। खुले दूर तक फैले पथरीले इलाके, बहुत बड़ा आकाश, सड़क के किनारे और बंगलों के भीतर वृक्षों का एक दूसरे से संतुलित और प्राकृतिक संबंध दिल्ली की विशेषता रहे हैं। ये विशेषता सन 1951 के पहले लखनऊ में सिर्फ बेली गारद के खंडहरों की वनस्पति में मिलती थी। बाद में शहरीकरण के प्रकृति को लखनऊ में खाने बनाकर बांट दिया। हो सकता है आप इस लेख को पढ़ने के पहले ही कल्पना कर चुके हों कि इसमें अपने काम धंधे, रचनात्मक लेखन और शिल्प अथवा व्यक्तिगत टकरावों के बारे में ब्यौरेवार लिखकर अंत में बताऊंगा कि दिल्ली ने मुझे क्या दिया। अगर ऐसा है तो आपकी पसंद के मुहावरे में कह सकता हूँ कि काम मैंने अखबार, रेडियो और टेलीविज़न में किया, जिसका सिलसिला दिल्ली आने से बहुत पहले शुरू हो चुका था। इन तीनों इलाकों में इन विधाओं को बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण काम किए। साहित्य में अपना भरपूर विकास किया, जो कि जारी है। राजनीति में, समाज में रचनात्मक योग देने वाले विचारों और संगठनों में शामिल हुआ और उन्हें बनाने में मदद दी। कला और शिल्प में अपनी पहुंच और दखल को बढ़ाया, नई चीज़ें पैदा की, पत्नी और 4 बच्चों को परिवार को संरक्षण दिया और उनसे दोस्ती की, और लखनऊ से लेकर विश्व के नगरों तक फैले हुए समाज में मित्र बनाए। दिल्ली के 37 साल इतने अधिक चेहरों से भरे हुए हैं कि उनमें से अनेक अपनी मधुरताएं और दुष्टताएं बिखेरने के बाद अपने को मिटा चुके हैं, और उनसे उल्हानों, शिकायतों का खुद मेरे जीवन में भी वक्त नहीं रह गया है। अगर सचमुच आत्मकथा जैसी कोई चीज़ लिखनी हो तो शायद मेरे कार्यक्षेत्र, साहित्य, रंगमंच, राजनीति आदि के संदर्भ में अपनी डायरियों से बहुत से प्रसंग निकालकर एक रोचक पुस्तक तैयार की जा सकती है। उनमें अनेक नाम आएंगे जो इन्हीं क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कृतिकारों के नाम होंगे, क्योंकि वह सब दिल्ली के रंगमंच पर आते जाते या ठहरे रहे हैं। इनमें बहुत से ऐतिहासिक प्रारंभों की तारीखें दर्ज होंगी और बहुत से वैचारिक प्रयत्नों का उद्भव और कभी कभी विलयन भी दर्ज होगा। इन डायरियों में से बहुत छप भी चुका है। काफ़ी कुछ तो इस शक्ल में छपा है कि उसे डायरी कहना भी मेरे साथ अन्याय है। वह मेरे रचनात्मक व्यक्तित्व का अंश है। वो मेरी कविता में भी मिलेगा, जिनमें से दूसरा सप्तक की रचनाओं को छोड़कर बाकी सब यहीं दिल्ली में अपने प्रदेश में लिखी। उतना ही बड़ा अंश मेरी पत्रकारिता में मिलेगा, जिसमें मेरे हाथ के लिखे शब्दों के अलावा उस रचनात्मक संबंध के प्रमाण भी शामिल हैं जो मैंने अखबार, उसके पाठक के बीच दिनमान के अपने 14 वर्ष संपादन के द्वारा बनाए। अगर अब भी कुछ कहना रह जाता है तो वह एक वाक्य में कहा जा सकता है, यह कि दिल्ली ने मेरे व्यक्तित्व के विकास में साहित्य, रंगमंच, पत्रकारिता और मानव संबंध के क्षेत्र में मुझे श्रेष्ठ उपलब्धियां दी, पर दिल्ली ने खुद अपने सांस्कृतिक भंडार में से कुछ नहीं दिया, और तो और पंजाबी बोलना भी सीख नहीं पाया। तो विद्यार्थियों, ये आपका अंश था दिल्ली मेरा प्रदेश डायरी से, और ये अंश जो है, ये अंश में नवंबर 1987 माने 1987 में प्रकाशित हुआ था, जो आपके सिलेबस में है। तो
आपने ये अंश पढ़ा और इसके पश्चात और अगर आप ढंग से सुन लेंगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा, क्योंकि कभी भी व्याख्या वगैरह आ जाती है तो आप लिख सकते हैं, उससे बता सकते हैं कि ये दिल्ली मेरा प्रदेश से है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप पकड़ पाएँ कि किसने लिखा है और कहाँ से लिया गया है। तो ये, और अब इसके बाद जो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देंगे आपको, तो वो जो ये आपका अंश है, जो पाठ है, इससे संबंधित इतने प्रश्न हम लिख देते हैं सर्च करके कि आपको कोई चीज़ छूट ना जाए और आप कोई भूले नहीं। बस केवल कोशिश इतनी करनी है कि एक बार आपको ध्यान से सुन लेना है और पढ़ लेना है बस। तो इसके हम वस्तुनिष्ठ के अभी आपको वो देंगे नोट्स, और जो रघुवीर शाह हैं इनके जीवन परिचय और कृतियों पर भी हम नोट्स देंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।